गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के सिलेबस के बारे में। सिलेबस तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन आज हम लोग एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां पर हमें बात करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। वो है आपका केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। यानी कि हम लोग आज बातचीत करेंगे कि केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हकीकत में होता कैसे है। जैसे कि आपको बड़ी परेशानी होती है स्कूल में, आप जब भी पढ़ते हैं, जब भी प्रैक्टिकल का टाइम आता है तो आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे होगा, कैसे हम कर पाएंगे, कैसे रिजल्ट आएगा, कलर कैसे ऑब्टेन होगा, कैसे हम किसी की मोलैरिटी, स्ट्रेंथ आदि चीज़ें बता पाएंगे। इस तरह के तमाम सवालों से आप जूझते रहते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी इस परेशानी का निदान हो जाएगा, हकीकत में हो जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा आपको इसे देखना पड़ेगा। जरा गौर करिएगा, आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल टाइट्रेशन। आपने टाइट्रेशन का नाम सुना होगा। अगर हम बात करें टाइट्रेशन की, तो टाइट्रेशन में आप क्या करते हैं कि आप एक अननोन और नोन सॉल्यूशन की बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको याद हो तो इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं प्रैक्टिकल के सिलेबस के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था जरा सुनिएगा। सबसे पहले हम आपको FGT समझाए, यानी फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के बारे में हमने बहुत अच्छी सी बातचीत की थी और बहुत सारे टॉपिक्स हमने आपको समझा भी दिए थे। आज की जो क्लास है इसमें क्लास 12th के प्रैक्टिकल का सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। क्लास 12th के प्रैक्टिकल के सिलेबस पर हम क्या बातचीत करेंगे इसके बारे में हम आज आपसे डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकल का नाम है टाइट्रेशन। आपके सिलेबस में टाइट्रेशन 2 है, एक मोहर सॉल्ट का है और एक ऑक्जेलिक एसिड का है। तो मोहर सॉल्ट एक डबल सॉल्ट होता है और एक ऑक्जेलिक एसिड, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड यानी सॉलिड फॉर्म में हम कंसीडर करते हैं। मोहर सॉल्ट से एक एक्सपेरिमेंट बनेगा, ऑक्जेलिक एसिड से एक एक्सपेरिमेंट बनेगा। तो आज हम लोग बातचीत करते हैं कि कैसे हम एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पोर्शन देखिए, ये प्रैक्टिकल टाइट्रेशन जो है, सबसे पहले आपको जानना है टाइट्रेशन होता क्या है। ठीक है, टाइट्रेशन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें एक नोन सॉल्यूशन दिया जाता है। एक नोन सॉल्यूशन होता है, एक अननोन सॉल्यूशन होता है। नॉन सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमें मोलैरिटी किसी सॉल्यूशन की पता होती है, यानी हम कोई सॉल्यूशन स्वयं बनाते हैं मास का मेजरमेंट करके, और उस सॉल्यूशन की मदद से, जो हम बना रहे हैं उस सॉल्यूशन की मदद से हम किसी दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी और स्ट्रेंथ निकालने का काम करते हैं। ध्यान से सुनना, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप एक सॉल्यूशन बनाओगे। आपको मास दे दिया जाएगा, आप मास मेजर करिए, मेजर करके एक सॉल्यूशन बनाएंगे। उस सॉल्यूशन की मदद से किसी दूसरे सॉल्यूशन की हमें मोलैरिटी और स्ट्रेंथ बतानी है। कहते हैं जिसकी मोलैरिटी हमें पता हो वह हमारा नोन सॉल्यूशन होता है, जिसकी मोलैरिटी हमें नहीं पता होती वह हमारा अननोन सॉल्यूशन होता है। तो नोन और अननोन, ये 2 तरह के सॉल्यूशन का जिक्र किया गया। अब जरा गौर करिएगा, अच्छा लगेगा, गारंटी है। और एक जानकारी की बात और बता दें कि आज की ये क्लास जो आप देख पा रहे हैं, इसमें हम केवल आपको प्रैक्टिकल समझाएंगे। अभी हम एपरेटस के साथ आज की वीडियो में करके नहीं दिखाएंगे। आज आप पूरा प्रैक्टिकल समझिएगा, फिर हम कल की जो क्लास होगी, कल एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम एपरेटस के साथ कार्य करते नजर आएंगे। आपको दिखेगा कि क्या जो आज की वीडियो में हम सीख पाए हैं, क्या आज की वीडियो में जो सर ने हमें सिखाया, क्या हम एपरेटस पे वर्क कर पाते हैं। क्या इसी वीडियो के, इसी चैनल के दौरान आपको हम कल की क्लास में दिखाएंगे कि एपरेटस कैसे वर्क करते हैं, एपरेटस में कैसे हम टाइट्रेशन की फिनोमिना को ऑर्गेनाइज करते हैं। इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे आज, लेकिन एक्सपेरिमेंट करेंगे कल। थ्योरेटिकल पोर्शन आज डिस्कस करेंगे। बोर्ड पर ध्यान से देखते रहिए, मजा आएगा, गारंटी है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, आपको थोड़ा सा रूबरू होना चाहिए अपने एपरेटस से। एपरेटस के बारे में आपने सुना होगा, जानते भी होंगे, आपके लैब में पाए भी जाते हैं। केमिस्ट्री लैब का अगर जिक्र किया जाए तो वहाँ तो बहुत सारे एपरेटस होते हैं। अब अगर सबसे पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है बच्चा कि आपको एपरेटस की जानकारी और उसके फंक्शन की जानकारी होना चाहिए। एपरेटस क्या है और उनका यूज हम कैसे करते हैं, इसका यूज इसी तरह से क्यों किया जाता है, इस सभी विषयों पर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में भी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे 1-2 दिन के अंदर में। सबसे पहले आप जानिए कि टाइट्रेशन क्या है, क्योंकि अभी आपको ज़रूरी है जानना, क्योंकि एग्ज़ाम आपके जस्ट सामने लगा हुआ है। कुछ लोगों के यहाँ एग्ज़ाम हो सकता है कंप्लीट हो गए होंगे और कुछ लोगों के यहाँ भी बाकी होंगे।
प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें हैं तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में ये टाइट्रेशन जरूर आएगा और ये टाइट्रेशन M/25 M/10 का ही आता है। तो वो हम बताएंगे क्या होगा कैसे होगा। जरा देखिए, ये एक एपरेटस आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है। क्या है ये? कोनिकल फ्लास्क है। ये क्या है? फनल यानी कीप इसे बोलते हैं, जिसे हम देसी भाषा में कुप्पी कहते हैं। कुप्पी याद है ना, पहले के समय में लालटेन में तेल डालने के लिए यूज करते थे, आजकल ट्रैक्टर में बड़े बड़े कुप्पा यूज करते हैं। वो क्या है? वही है, ये फनल हमारे यहाँ बोलते हैं इसे। ये कोनिकल फ्लास्क है, कोन के शेप में होता है। उसके बाद इधर आइए, ये हमारी क्या है? ये ब्यूरेट। क्या है? ब्यूरेट है। इसमें हम वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं। और ये हमारा क्या है? बीकर है। ये हमारा क्या है? मेजरिंग सिलेंडर इसे बोलते हैं बेटा। ये क्या है? मेजरिंग सिलेंडर। ये क्या है? अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, या इसे टाइट्रेशन फ्लास्क भी कहते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या टाइट्रेशन फ्लास्क के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये रही छोटी सी एपरेटस की बात, और आपको शायद टाइट्रेशन में यूज होने वाले एपरेटस पहले से मालूम होंगे, नहीं मालूम होंगे तो भी कोई सोचने का विषय नहीं। हर एपरेटस आपको स्क्रीन पर दिखाई देता रहेगा, आप केवल ध्यान से देखते चलें। अब आ गया एक्सपेरिमेंट नंबर 4। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, क्योंकि 3 एक्सपेरिमेंट हमने आपको पहले ही करा दिए। एफजीटी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट और थर्ड एक्सपेरिमेंट हमने करा दिया है। तो एफजीटी का फोर्थ, एफजीटी का ना कराकर वो हम टाइट्रेशन करा रहे, क्योंकि हर प्रैक्टिकल की आइडिया आपको थोड़ा हो जानी चाहिए। लिखा गया हाउ टू प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ गिवन मोलरिटी एंड प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन। यानी कहा यह गया कि आपको मोलरिटी दे दी जाएगी, आपको मोलरिटी बता दी जाएगी कि M/25 ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाइए। अब आपको मोलरिटी पता है तो मास आप निकाल सकते हो और वो सॉल्यूशन आप बना सकते हो। कहते हैं एंड प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन, टाइट्रेशन की प्रोसेस क्या होगी उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। कहा यह गया, अब कहां इसको पढ़ेंगे वो तो आप जानते ही हैं कि द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री आपका अपना यूट्यूब चैनल, इस पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का एम क्या है, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। एम में आप देख पा रहे होंगे कि लिखा गया टू प्रिपेयर M/25 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 250 ml एंड बाय यूजिंग अबव सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, एम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना एम के काम आपका नहीं हो पाएगा। देखिए कहते हैं कि टू प्रिपेयर M/25 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? COOH का होल ट्वाइस, और ये हाइड्रेटेड है तो .2H2। क्या कहते हैं? COOH का होल ट्वाइस .2H2, ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है। आगे कहा गया कि ऑक्सैलिक एसिड की मोलरिटी कितनी दी गई? M/25। कहते हैं टू प्रिपेयर M/25। M/25 का मतलब होता है बच्चे कि 1/25 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब 1/25 को आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। इन 250 ml कितना पानी कितना लेना है? 250 ml। आप क्या करते हो, आपको सॉल्यूशन बनाना होता है तो आप चीनी लिए, पानी लिए, मिला दिए तो सॉल्यूशन बन गया। यही करते थे ना? क्या आपको पता होती थी उस समय उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी? ठीक है, मोलरिटी को हिंदी में सांद्रता कहते हैं, यानी उसका कंसंट्रेशन क्या होगा इसके बारे में तो जानकारी नहीं होती ना। बस केवल हम जानते हैं चीनी पानी मिलाओ, शरबत बनाओ, मेहमान को पिलाओ, ना पिए तो खुद पी जाओ, यही तो पढ़ते थे ना। तो वो जो शरबत की कहानी थी वो अलग थी, वहां हम मोलरिटी के बारे में बातचीत नहीं करते थे। और आपको मालूम होगा कि अगर शरबत बहुत गाढ़ा हो जाता है तो कहते बड़ा कंसंट्रेटेड शरबत बनाया है यार। सुनना, ये बहुत सोचने का विषय है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ के जाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप किसी को कुछ भी अपने लहजे में कह सकते हैं। कैसे कहेंगे? जैसे मान लो आपने चीनी को पानी में मिलाया, चीनी को पानी में मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन अगर गाढ़ा हो गया, सॉल्यूशन गाढ़ा हो गया तो आप ये थोड़ा ना कहेंगे उस समय, तो अब देखो अंग्रेजी का समय आ गया है, वहां जाकर आप ये कहेंगे क्या बड़ा गाढ़ा हो गया है, ऐसा तो कहेंगे नहीं। चीनी ज्यादा हो गई ऐसा नहीं कहेंगे, कहेंगे शरबत थोड़ा सा कंसंट्रेटेड हो गया साहब। तो शरबत थोड़ा कंसंट्रेटेड हो गया, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब शरबत के अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो गई है, इसका मतलब शरबत गाढ़ा हो गया। यही है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखिए आपसे हमने कहा इन 250 ml बाय यूजिंग अबव सॉल्यूशन। अब कहते हैं सबसे पहले M/25 सॉल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड का 250 ml पानी में बना लेना है। उसके बाद कहते हैं जो सॉल्यूशन आप बनाए हैं उसी सॉल्यूशन का यूज करके बाय यूजिंग अबव सॉल्यूशन, जो आपने ये सॉल्यूशन कैसा हो गया? नोन सॉल्यूशन हो गया, यानी कि ये सॉल्यूशन नोन है, यानी कि इसके बारे में आपको पता है। कहते हैं इस नोन सॉल्यूशन का यूज करके
आप मोलरिटी और स्ट्रेंथ बताइए किसकी, गिवन KMnO4 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर आपको KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन बना कर देगा, जिसकी मोलरिटी टीचर को पता है, आपको नहीं पता है। आप क्या करेंगे, जो आपका नॉन सॉल्यूशन है जिसको आपने स्वयं बनाया है, यानी जो ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन आपने बनाया है, उस सॉल्यूशन की मदद से उस KMnO4 के सॉल्यूशन के यानी पोटेशियम पर मैग्नेट के सॉल्यूशन की मोलरिटी और स्ट्रेंथ आपको बतानी है। बेटा ध्यान से सुनना, आपने कौन सा सॉल्यूशन बनाया, नॉन सॉल्यूशन क्या है, नॉन सॉल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन है जो 250 ml का है, ठीक है। अननोन क्या है, जो टीचर आपको प्रोवाइड करता है, यानी जो KMnO4 का सॉल्यूशन आप बीकर में भर करके ले जाते हैं अपने ब्यूरेट में डालने के लिए, तो जो KMnO4 का सॉल्यूशन टीचर प्रोवाइड करता है वह आपका अननोन सॉल्यूशन। तो एक नोन हो गया, एक अननोन हो गया। आपको करना क्या है, इस पर गौर करिएगा। आपको करना यह है कि उस अननोन सॉल्यूशन की मोलरिटी और स्ट्रेंथ बतानी है, किससे, नोन सॉल्यूशन की मदद से। यानी एक अननोन सॉल्यूशन की मोलरिटी और स्ट्रेंथ आपको बतानी है, किसकी मदद से, ऑक्सैलिक एसिड नॉन सॉल्यूशन की मदद से। यानी ऑक्सैलिक एसिड का जो नॉन सॉल्यूशन बनाया गया है उसी की मदद से आप अननोन सॉल्यूशन की मोलरिटी और स्ट्रेंथ डिफाइन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, बताएंगे, सुनाएंगे, समझाएंगे। देखिए हम जान गए पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 इसका फॉर्मूला होता है, और ऑक्सैलिक एसिड हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्लास 10th, जहां पर हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में आप पढ़ते थे। तो COOH का होल ट्वाइस ये किसका फॉर्मूला है, ऑक्सैलिक एसिड का। आपने .2H2 लगाया है, क्यों, क्योंकि हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है, ये हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है, और बेटा इसमें 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल है, और इसका आप अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो ये हाइड्रेटेड होने की वजह से ही ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में ये पाया जाता है। अब जरा देखना, लैब में जो ऑक्सैलिक एसिड सर आपको देते हैं डिब्बे में से निकाल करके, वो क्या होता है, वो सॉलिड ऑक्सैलिक एसिड होता है, और वह आपका क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाया जाता है। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 4। हम अब आगे चलेंगे और देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में क्या कहानी है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 के एम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एम के बाद अब हम बात करेंगे एपरेटस रिक्वायर्ड, यानी कि कौन कौन से एपरेटस की रिक्वायरमेंट है। हमने कहा अगर हम एपरेटस रिक्वायर्ड के बारे में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे, जरा देखना। पहला है वॉच ग्लास। वॉच ग्लास के बारे में आइडिया, वॉच ग्लास होता है, उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर उसको रख करके हम मेजरमेंट करते हैं। यानी कि वॉच ग्लास का ये फंक्शन होता है, हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर रख करके हम सॉल्ट का मेजरमेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये क्या है, यह इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसके द्वारा, यह एक वेइंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक होती है जिसके द्वारा हम मिनिमम अमाउंट के सॉल्ट का भी मेजरमेंट कर लेते हैं। मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर एक सिलेंडर है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर इसका दूसरा नाम होता है, जिससे हम किसी भी वॉल्यूम का एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, टाइट्रेशन फ्लास्क ही वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहलाता है, जो 250 ml का होता है, जिसमें लाइन बनी होती है। फनल मतलब कीप के बारे में बातचीत की जा रही है, यानी जो ऊपर से कुप्पी लगती है वो क्या कहलाती, फनल कहलाती है। ब्यूरेट, ब्यूरेट का मतलब जो ब्यूरेट होती है जिसमें आप KMnO4 फिल करते हैं वह आपकी ब्यूरेट कहलाती है। उसके बाद आया ब्यूरेट स्टैंड, यानी कि जिसमें आप ब्यूरेट को अरेंज करते हैं वह ब्यूरेट स्टैंड होता है। फिर आता है पिपेट। पिपेट का मतलब जो 25 ml की होती है, जिससे आप सक करके 25 ml निकालते हैं, वह कौन सा सॉल्यूशन, ऑक्सैलिक एसिड का, वह पिपेट कहलाता है। बीकर भली भांति जानते हैं, टेस्ट ट्यूब जानते हैं। स्पिरिट लैंप, स्पिरिट लैंप जिसमें आप बाती लगा करके आग जला करके हीट करते हैं किसी सॉल्यूशन को, वो आपका स्पिरिट लैंप है। किसी के यहाँ गैस बर्नर भी रहते हैं। आयरन स्टैंड, आयरन स्टैंड बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड को, जिसपे किसी सॉल्यूशन को हम रखते हैं। आयरन स्टैंड के बाद वायर गॉज। वायर गॉज क्या होता है, जब नीचे क्या हो जाता है आपका टेस्ट ट्यूब, ये स्पिरिट लैंप, उसके ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड, उसके ऊपर वायर गॉज, उसके ऊपर आप किसी सॉल्यूशन को रख करके हीट करते हैं। ये एपरेटस की बात हो गई, और एपरेटस की एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा अभी आज ही, उसको देख लेना। उसमें हम आपको सारे एपरेटस दिखाते नजर आएंगे और उसका नाम बताते नजर आएंगे। आइए ये देखिए, एपरेटस जो बातचीत हो रही थी वो यहां पर उनका डायग्राम भी है, समझा देता हूं दोबारा आपको। ये बीकर, ये फनल, ये कोनिकल फ्लास्क, फनल, फनल या कीप बोल सकते हो।
ये क्या हो गया, ये बीकर, ये आपका बीकर हो गया। अब इसके बाद ये क्या है, ये ब्यूरिट स्टैंड है बेटा, और ये क्या है, ये ब्यूरिट लगी हुई है, जो ये नॉब दिख रहा है ना, ये ब्यूरिट हो गई। ये क्या है, मेजरिंग सिलेंडर, या इसी को हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर कहते हैं। ये क्या है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये लाइन बनी है ना, ये 250 ml को शो करती है। अच्छा, ये क्या है, कोनिकल फ्लास्क है। ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, यानी कि टाइट्रेशन फ्लास्क। आप इसमें देखेंगे तो कितना हो रहा है, ये लाइन जो दिखाई दे रही है इसी को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोलते हैं। ये लाइन जो दिखाई दे रही है 250 ml को डिनोट करती। ये क्या है, अब देखो, जैसे आपको कंफ्यूजन हो रहा था ना, ये जो आपको ट्राइपॉड दिखाई दे रहा है ये आयरन स्टैंड है, ये स्पिरिट लैंप हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है, या किसी सॉल्यूशन को हम इसमें रख करके करते हैं प्रैक्टिकल। अब जरा देखना, ये क्या है, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का डिब्बा ऐसे ही रहता है जिससे आप, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, इसी से आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये है आपकी वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, यानी कि जो बैलेंस, या जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिससे आप किसी भी सॉल्ट का मेजरमेंट करते हैं, किसी भी क्रिस्टल का मेजरमेंट करते हैं, वो आपका ये हो गया। आपको डायग्राम सारे दिखाई दे रहे होंगे, अच्छे से समझिएगा इसे। चलिए और आगे चलते हैं, अगले पार्ट में देखते हैं। अब हमारा आ गया प्रोसीजर, हम कैसे कैलकुलेशन करें, हमें कैसे पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में हम कैसे विचार कर पाएंगे, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जरा गौर करिएगा बेटे, हम कहते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, अब क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि सबसे पहला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, प्रोसीजर हम समझा रहे हैं आपको कि हम कैसे प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है बच्चे कि हमें सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, किसका, ऑक्जेलिक एसिड का। सबसे पहले हम ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाएंगे। जब हम ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जरा सुनिएगा। हम कहते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर आप क्या लिखते हो, आप यहां लिख सकते हो क्या, कि मास अपान मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर दिया है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, ये आप लिख सकते हो। अब आपको पता है कि मोलरिटी कितनी दी गई थी, m/25 कहा था, तो 1/25 हो गया। मास आपका कितना होगा, मास को x मान लो बेटा, मास हमें नहीं पता है। मोलर मास कितना होगा, अगर हम मोलर मास की बात करते हैं तो मोलर मास कितना आएगा इस केस में, जरा सोच के बताइए। मोलर मास आपका आएगा 126 ग्राम। ऑक्जेलिक एसिड का जो मोलर मास होता है 126 ग्राम होता है। मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है। एक मोल सब्सटेंस का मास मोलर मास कहलाता है। इनटू 1000 को ऐसे ही कर दिया, अपॉन कितने ml में बनाना था, 250 ml में इसे सॉल्व करना था, बस खत्म हो गया बेटा, ये क्वेश्चन इतना ही है। अब देखिए इसको आप ऐसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया, 126 इधर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, यानी कि हम देख पाएंगे 126 अपॉन 25 इंटू 4 इज इक्वल टू x। तो ओवरऑल x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1.26 ग्राम आ गया। आप ये समझ पाए, यानी कि हमें कितना ऑक्जेलिक एसिड मेजर करना है वो हमें पता चल गया, यानी कि हम वॉच ग्लास पर 1.26 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड मेजर करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, इसका ध्यान रखना बेटा, एक्सपेरिमेंट है, और अगर आपको प्रोसेस नहीं पता होगी तो आप कर नहीं पाएंगे। हम कहते हैं हम कितना लेंगे, 1.26 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड का मेजरमेंट करेंगे। सर हम, आपको कैसे पता बेटे, हमको ऐसे पता चली क्योंकि हम यहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई किए, और हम जानते हैं कि हमें मास नहीं मालूम है, मोलर मास 126 ग्राम है, 1000 को 1000 रख दिया, वॉल्यूम ml में था तो 250 ऐड कर दिया, 1/25 इसकी मोलरिटी थी, उसको पुट कर दिया, प्लेस कर दिया, आंसर आ गया। पहला केस खत्म हो गया है। पहला केस अगर समाप्त हो गया तो हम अगले केस में क्या पढ़ेंगे, जरा उसको देखिएगा। नेक्स्ट वाले पोर्शन में हम चलते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं, कहा गया मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एंड वॉच ग्लास। कहते हैं ये बात क्या है सर, ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड सॉलिड फॉर्म में है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ऐसा क्यों बनाया गया, इसको ढक के क्यों रखा गया, जिससे मॉइस्चर का मास कहीं इसमें गेन ना हो जाए, यानी कि हम मॉइस्चर की वजह से जो प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, मास में चेंजेज आ जाते हैं, उसको हम रोकने के लिए ऐसा किए हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रेशर, टेम्परेचर या एयर का कोई इफेक्ट ना पड़े इस मेजरमेंट में, इसलिए ऐसा हम करते हैं।
देख पा रहे होंगे 0.00 आपको ये रीडिंग दिखाई दे रही है। कितना लिखा है? 0.00 ग्राम लिखा है। ये जो 0.00 ग्राम लिखा है, अगर हम इसके बारे में आपको समझाते हैं तो क्या बताते हैं, इसका मतलब कि 0.01 ग्राम इसका लीस्ट काउंट होगा। लीस्ट काउंट का मतलब मिनिमम कितना मेजरमेंट इससे हो सकता है, यानी कम से कम कितना हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। तो हम जान पाए कि 0.01 ग्राम का मेजरमेंट मिनिमम हम कर सकते हैं। अच्छा सर, उसके बाद हमें कितना मेजर करना था बच्चे? हमें 1.26 ग्राम मेजर करना था। जरा इसको ध्यान से समझना, कुछ लोग यहां गलतियां करते हैं। आपको क्या करना है, आप जब यहां पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप पहुंचे तो आपको W1 का मतलब आप वॉच ग्लास अगर आपके पास होगा बच्चे, तो उस वॉच ग्लास से आपको समझना आसान होगा। आप वॉच ग्लास जो आपके पास होता है उसको उठाएंगे और ले जाएंगे मशीन पर रख देंगे। वॉच ग्लास को जब हम मशीन पे रखते हैं तो ये W1 है, तो W1 कितना होगा, मान लो W1 की वैल्यू हम देख पाए, तो W1 की वैल्यू हम आपको बताते हैं। W1 की वैल्यू मान लो जितनी भी आई, मान लो हम कहते हैं 18 ग्राम आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो उसके बाद W2 निकालेंगे। तो W2 का मतलब क्या हुआ, हमें 1.26 ग्राम मेजर करना है ना, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि 18 प्लस 1.26 तो कितना आ जाएगा, ये 19.26 ग्राम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस पे सॉल्ट डालते जाएंगे और जब यहाँ रीडिंग 19.26 देने लगेगा, इसका मतलब आप 1.26 मेजर कर चुके हैं। फिर किसी ने कहा कि सर W3 क्या होता है, तो हम कहते हैं W2 माइनस W1 इज इक्वल टू W3। तो W2 कितना है, 19.26 माइनस 18 इज इक्वल टू 1.26 ग्राम। ये तो फर्जी हो गया, यानी कि इसकी कोई मीनिंग जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी है तो हमने कैलकुलेट किया। इसका मतलब हम W3 1.26 ग्राम पा गए। इसका मतलब जो हमें सॉल्ट चाहिए था, जो हमें ऑक्सैलिक एसिड हाइड्रेटेड फॉर्म में चाहिए था, वो कितना मिल गया, 1.26 मिल गया। वह 1.26 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड हमने कंटेन कर लिया। अब जब हम 1.26 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड वॉच ग्लास में ले चुके हैं, अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूं। क्यों ये परेशानी का कारण बनता है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती। हमने 1.26 ग्राम का मेजरमेंट कर लिया। अब हम पहुंचते कहां हैं, अगले स्टेप में। कहा गया पुट द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ऑफ 250 ml विद द हेल्प ऑफ फनल। सुनना, आपको क्या करना है बच्चे, आप ये देखिए, ये क्या है, यह एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ये क्या लगा हुआ है, कीप, कुप्पी यानी फनल लगा हुआ है। अब आप क्या करोगे, मान लो सपोज करो इस वॉच ग्लास में क्या है, वह सॉल्ट है, यानी जो ऑक्सैलिक एसिड आपने 1.26 मेजर किया, वॉच ग्लास ऐसा होता है, इसमें आपने रख दिया। अब इसको आप उठाएंगे और कहां ले जाएंगे, इस पे डाल देंगे। किस पे, ये कुप्पी में, यानी कि जो फनल है इसमें आप इसको डालेंगे। जब आप फनल में इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, यह पूरा वॉच ग्लास में जितना भी 1.26 ग्राम है वह कहां चला जाएगा, इस फनल में गिर जाएगा। अब सुनना, फनल में जब ये गिरेगा, सॉल्ट को पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, वो आपके पास ग्लास रॉड होगा, उस ग्लास रॉड से इसमें मिला लेना है। जब आप इसमें गिरा देंगे, अब ये नहीं कि आप पकड़े और अपने देसी अंदाज में पकड़ करके उंगली से उसको साफ करके कह लो ले देख अब सब हो गया, ऐसा नहीं करना बच्चे। आप इसको पूरा का पूरा प्रोसेस वाइज करेंगे, जैसे बता रहा हूं। यह सॉल्ट कहां पहुंच गया, इस फनल के अंदर। जब यह सॉल्ट इस फनल के अंदर पहुंच गया, तब सुनना क्या होगा, कुछ सॉल्ट तो फनल से सीधा ये नीचे चला जाएगा इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। इसमें अभी आपको कुछ नहीं लेना है, इसका ध्यान रखना। ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है थोड़ा कलर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कुछ कंसीडर नहीं करना है अपने आप से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये आपका ये केस हो गया। अब इसको ध्यान रखना है आपको, इसमें पहले से पानी नहीं लेना है, पहले से कोई चीज नहीं लेना है। सॉल्ट को आपने यहां से जैसे ही अंदर पुट किया, तो उस केस में क्या होगा, कुछ सॉल्ट तो नीचे चला जाएगा, कुछ ऑक्सैलिक एसिड सीधा इसकी सतह में चला जाएगा, और कुछ ऑक्सैलिक एसिड यहां बच जाता है। जब यहां बच जाता है तो हमारे भाई लोग क्या करते हैं,
बच्चे, आप भी जब लैब में जाते हो आपको जानकारी नहीं होती, आप क्या करते हो, आपके पास ग्लास रॉड होता है, आपके पास जब ग्लास रॉड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लास रॉड की मदद से हम उसको कोचने लगते हैं, कहते हैं जा जा सॉल्ट जल्दी से अंदर जा। ऐसे में थोड़ा ना जाएगा बेटा। अब आप क्या, और ऐसी केस में क्या होता है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जाम हो जाता है, और ऐसी केस में जब वो जाम हो जाता है तो रिजल्ट गड़बड़ आने लगता है। अब आपको क्या करना था, थोड़ा सा पानी आप लेंगे, ये आप बीकर लेंगे, अगले स्टेप में हम लोग चलेंगे। अब ये तो हमने इसमें पुट कर दिया है, अगली बात जरा सुनना। अगले स्टेप में क्या दिखाया गया, ये आपका कोनिकल फ्लास्क, ये आपका बीकर, ये इधर आपका कोनिकल नहीं, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये बीकर है। इसमें सॉल्ट आपने डाला, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, कितना, थोड़ा सा पानी डालेंगे बीकर से। बीकर से जब थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसमें थोड़ा पानी आ जाएगा, उसके बाद आप इसको पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे लेकर के इसको आप डिजोल्व करेंगे, ठीक है, डिजोल्व करेंगे, ढक्कन लगा लेना है। डिजोल्व करेंगे तब तक डिजोल्व कर, पानी थोड़ा ही डालना है, तब तक डिजोल्व करेंगे जब तक कि वह सॉल्ट घुल न जाए, यानी ऑक्जेलिक एसिड कंप्लीटली डिजोल्व न हो जाए, तब तक आपको डिजोल्व करना है। जब कंप्लीट डिजोल्यूशन हो जाएगा, यानी ऑक्जेलिक एसिड वाटर में पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में ये देखिए, इसको कैप लगाना है। लेकिन कैप लगाने से पहले ध्यान इस बात का, कैप लगाकर रख दो अगर वो मिक्स हो गया है। अगले स्टेप पे आइए, अगले स्टेप में कहा गया कि आफ्टर डिजोल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड add water up to marked point slowly and be aware about concave meniscus on marked point। इसकी मीनिंग क्या हुई बेटा, इसकी मीनिंग ये हुई कि आप जब ये काम कर लेंगे तो ये देखिए, ये पॉइंट है इसका, ये मार्किंग बनी हुई है, ये इसको बताता है कि ये 250 ml है। ये क्या बताता है, ये 250 ml को डिनोट करता है। अगर ये 250 ml को डिनोट करता है तो इस मार्क पॉइंट पर आप यहां पर जैसे इसको डिजोल्व कर लिए, डिजोल्व करने के बाद आप इसमें वाटर फिल करना शुरू करेंगे, पानी भरना शुरू करेंगे। जब इसमें आप पानी भरना शुरू करेंगे तो पानी कहां तक भरेंगे, इस पॉइंट तक पानी भरेंगे। ये पॉइंट आपको एक लाइन बनी होती है, उस लाइन तक आप इसमें पानी भरेंगे। इस लाइन पर आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो मेनिस्कस बनेगा, मेनिस्कस इसे बोलते हैं, ये ऐसा बनना चाहिए, यानी जो मेनिस्कस बन रहा है उसके नीचे वाले हिस्से को आप पॉइंट कंसीडर करेंगे। ये क्या कहलाएगा, इसे हम कॉनकेव मेनिस्कस कहते हैं। यह कॉनकेव मेनिस्कस जब बन गया तो इसका मतलब 250 ml आपका सॉल्यूशन रेडी हो गया। ढक्कन लगा दीजिए, कैप लगा दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, इसका काम खत्म। यानी कि अभी आप प्रेजेंट टाइम में 250 ml का ध्यान रखें। अब इससे ज्यादा मत भर देना कि ज्यादा भर करके फिर बाहर निकाल, नहीं, उसका मीनिंग नहीं निकलेगा, खराब हो जाएगा सॉल्यूशन। अब देखिए, नाउ पुट द कैप ऑन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क M/25 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज रेडी फॉर टाइट्रेशन। अगले स्टेप पे ये हो गया, यहां तक में आपने अभी एक स्टेप काम खत्म कर लिया है, यानी कि आपने M/25 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बना लिया है, ठीक है। आपका नॉन सॉल्यूशन रेडी है, अब आपको अननोन सॉल्यूशन पर काम करना है। आइए देखते हैं कि अननोन सॉल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, अननोन सॉल्यूशन पर हम वर्क कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। सबसे पहले कहा गया फिक्स द ब्यूरेट इन ब्यूरेट स्टैंड। आपके पास एक ऐसा ब्यूरेट स्टैंड होगा, कुछ लोगों के पास इस तरह का ब्यूरेट स्टैंड होता है और कुछ के पास क्या होता है, आयरन का स्टैंड होता है बेटा, उसमें हम ब्यूरेट को क्या करते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। ब्यूरेट स्टैंड में आप ब्यूरेट को क्या करेंगे, ले जाकर के प्लेस करेंगे। ये आपकी ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट को आप ले जाएंगे, इस क्लैंप में लगा देंगे। ये स्टैंड है, ये इसका क्लैंप है, इस क्लैंप में हम ले जाकर के इसको लगा देंगे। पहले पॉइंट में सिर्फ इतनी बात कही गई कि ये ब्यूरेट है। ब्यूरेट में ध्यान रखना है कि इसको नॉब बोलते हैं, ठीक है। और जब ये सीधा रहता है तो ब्यूरेट ओपन रहती है, जब इसको घुमा देते हैं तो ब्यूरेट क्लोज हो जाती है, यानी कि सॉल्यूशन नीचे अब नहीं जाएगा। अगले स्टेप में आइए, अगले स्टेप में क्या कहा गया, फिल द गिवन KMnO4 इन ब्यूरेट। अगले स्टेप में कहा गया कि जब आप इसे ले जाकर स्टैंड में लगा देंगे, स्टैंड में लगाने के बाद आप इस पे कीप लगाएंगे, कीप का मतलब फनल लगाएंगे। फनल लगाने के बाद आपको आपके स्कूल का टीचर, आपके सर क्या देंगे, KMnO4 एक बीकर में देंगे। उस KMnO4 को आप ले आएंगे, आप इस कीप के सहारे आप इसमें फिल करना शुरू करेंगे। जब आप फिल करना शुरू करेंगे बेटा, तो ध्यान रहे ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये पोर्शन यहां पर हमने आपको क्या बताया, ये जब आप फिल करेंगे तो ये नॉब देख रहे हैं, ये यहां गलती होती है।
कुछ लोग इस नॉब को ओपन करके रखते हैं और उन्हें ध्यान नहीं आता है कि उसे बंद भी करना है। अंततः नॉब खुली रह जाती है और पूरा KMnO4 नीचे गिरना शुरू कर देता है। तो ऐसी गलती ना हो, नॉब को बंद करके आप यहां पर कीप की मदद से KMnO4 को इसमें फिल करना शुरू कर देंगे। जब KMnO4 को आप इसमें फिल करना शुरू कर देंगे तो ऐसी दशा में आपके इस ब्यूरिट में यहां पर 0 पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट 0 होता है। जो 0 होता है वहां तक आपको ब्यूरिट को फिल करना है। एक बात ध्यान रखें कि ब्यूरिट में एयर कहीं नहीं बननी चाहिए। अगर एयर बन रही है तो ब्यूरिट को बार बार ओपन क्लोज करके आप उस एयर को पास कर दीजिए और उसमें दोबारा से सॉल्यूशन भर दीजिए। एयर नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ब्यूरिट में सॉल्यूशन फिल करने के बाद आपने इसको स्टैंड में लगा दिया या स्टैंड में लगाने के बाद ही आपने फिल किया, वो आपके हाइट पर, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं होना। हमारे ब्यूरिट में 50 ml की ब्यूरिट होती है, तो 50 ml हमारा क्या हो गया, KMnO4 इसमें भरा जा चुका है। ये KMnO4 हमने बनाया क्या? नहीं, ये सर बनाए हैं, सर ने दिया है। और सर का यह बनाया हुआ अननोन सॉल्यूशन हमारे लिए अननोन सॉल्यूशन है। हमें इसी अननोन सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, स्ट्रेंथ बतानी है। आगे आइए। टेक 25 ml ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ पिपिट इन कोनिकल फ्लास्क। आपको क्या करना है, आपके पास ये ऐसे पिपिट होती है। इस पिपिट में क्या होता है, एक पॉइंट होता है बेटा, एक पॉइंट होता है। वह पॉइंट क्या किसको दर्शाता है? वह पॉइंट बताता है कि ये आप इस पॉइंट तक अगर मेनिस्कस आप बनाते हो कॉनकेव, तो ये क्या कहलाता है? यह आपका 25 ml की 10 ml की पिपिट आती है। आप उसको क्या करते हो, किसी भी बर्तन में रखते हो और सक करते हो माउस से। आप उसे जब सक करते हो तो सक करने पर क्या होता है कि वो 25 ml आपका आकर उसमें फिल हो जाता है। आप ऊपर से उसको बंद करके रखते हो और ले आते हो उसको किस में डालते हो, ये कोनिकल फ्लास्क में। यानी जो आपने अभी सॉल्यूशन, नॉन सॉल्यूशन बनाया है, यानी कि जो आपने सॉल्यूशन अभी बनाया है, उस सॉल्यूशन से 25 ml ब्यूरिट की सहायता से निकालना है और ले आकर के किस में डालना है, ये एपरेटस आपका कौन सा है, कोनिकल फ्लास्क। फिर से सुनो, जो आपने 250 ml का केस लिया था, उस 250 ml से 25 ml आपको इसकी मदद से निकालना है, नॉन सॉल्यूशन ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन। 25 ml उसमें से इसकी मदद से निकाल करके आप ले आएंगे, कोनिकल फ्लास्क में डाल देंगे। जब आप उसको कोनिकल फ्लास्क में ले आकर डालते हैं तो फिर अगले स्टेप में क्या होता है उसको हम बताते हैं। ये आपका कोनिकल फ्लास्क, इस कोनिकल फ्लास्क में अभी 25 ml ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन पड़ चुका है। ये आपकी टेस्ट ट्यूब, अप्रोक्सीमेटली 1 टेस्ट ट्यूब आप H2SO4 क्या करेंगे, आपका ये जो दिखाई दे रहा है इसके बारे में जरा सुनिएगा। ये आपका कोनिकल फ्लास्क है। इस कोनिकल फ्लास्क में अभी है क्या, इस कोनिकल फ्लास्क में हमने कहा कि 25 ml हमने लिया हुआ है, 25 ml ऑफ ऑक्जेलिक एसिड हमने इसमें लिया है, यानी कि 25 ml ऑक्जेलिक एसिड इसमें है। आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब, 1 टेस्ट ट्यूब आपने H2SO4 कंसीडर किया और एक टेस्ट ट्यूब H2SO4 आप इसमें ले आकर के ऐड कर देते हैं, यानी मिक्स कर देते हैं। जब हम एक टेस्ट ट्यूब H2SO4 इसमें डाल देते हैं, अब आपने कहा कि एक टेस्ट ट्यूब H2SO4 इसमें डाल देंगे तो क्या होगा, आप एक टेस्ट ट्यूब H2SO4 और 25 ml आपने पिपिट के माध्यम से ऑक्जेलिक एसिड इसमें डाल दिया। जो सॉल्यूशन आपको मिला ये आप कोनिकल फ्लास्क है और इस कोनिकल फ्लास्क के बारे में हम और भी बात करेंगे। हमने कहा ये आपका क्या हो गया, कोनिकल फ्लास्क। इस कोनिकल फ्लास्क में आपने क्या क्या ऐड किया है, आपने कहा कि इसमें हम ऑक्जेलिक एसिड लिए हैं, कितना ऑक्जेलिक एसिड लिए हैं बेटा, 25 ml, ठीक है। साथ में एक टेस्ट ट्यूब हमने क्या लिया है, H2SO4 ले लिया है। एक टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड है और 25 ml ऑक्जेलिक एसिड है, यानी कि 25 ml ऑक्जेलिक एसिड और एक टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड, दो चीजें आपने इसमें कंसीडर किया है। इन दोनों की मदद से आपने इस सॉल्यूशन को अभी बनाया। अब आप क्या करेंगे, यहां पर ये आपका क्या हो गया, ये आपका बर्नर हो गया। इस बर्नर से आप इसे हीट करेंगे। ये आपका क्या है, यह वायर गॉज है। क्या है ये, वायर गॉज है। जब आप इसे हीट करेंगे तो यह सॉल्यूशन कितना डिग्री तक हीट होना चाहिए, हम कहते हैं 60 to 70 डिग्री सेल्सियस इस
सॉल्यूशन को आपको हीट करना है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसे हीट करेंगे, कहें सर थर्मामीटर लगाकर चेक करना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको क्या इसमें भाप दिखाई देने लगेगी, उंगली लगाओगे तो आपको हल्का सनसनाहट महसूस होगी, या फिर आपको लगने लगे कि वेपर्स बनने लग गए हल्का हल्का, तो आप समझ जाना कि 60 to 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये गर्म हो गया। आप इस सॉल्यूशन को निकाल लेंगे, इतना भर के नहीं रहता, वो इतना ही रहता है, ठीक है, ये इतना थोड़ा सा रहता है, इसको आप ले आएंगे आगे। अब इस सॉल्यूशन को जब 60 to 70 डिग्री सेल्सियस या गर्म हो गया है, अब उसके बाद क्या करना है आगे, अगले पीपीटी में देखते हैं। अगले स्टेप में आप उस सॉल्यूशन को, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड का वही सॉल्यूशन है जिसको हमने 60 से 70 डिग्री सेल्सियस गर्म किया था, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड प्लस 1 टेस्ट ट्यूब H2SO4, ये देखो प्लस 60 to 70 डिग्री सेल्सियस की हीट। इतना देने के बाद इस सॉल्यूशन को हम अब देखते हैं आजमा कर। क्या इतना कर दिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टैंड हो गया, ठीक है बेटा, ये स्टैंड है, और ये हमारा क्या हो गया, ये ब्यूरिट है। इस ब्यूरिट से आपकी ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये नॉब हो गया। नॉब को आप ओपन करेंगे, ओपन कैसे करेंगे, बहुत धीरे से ऐसा ओपन करना है कि एक एक बूंद गिरेगी, ड्रॉप वाइज आप इसमें KMnO4 का एडिशन कराएंगे, ड्रॉप वाइज एडिशन तो कराएंगे बेटा, लेकिन एक बूंद गिरेगी ना तो दूसरे बूंद के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो ज्यादा होना चाहिए, यानी कि टाइम इंटरवल ज्यादा होने का मतलब एक बूंद गिरे तो दूसरी बूंद गिरे तो उसमें समय ज्यादा लगे, एक बूंद गिरे तुरंत दूसरी ना गिर जाए, थोड़ा सा वक्त के बाद गिरे। आपको ड्रॉप वाइज जो दिया गया, यानी कि जो ड्रॉप्स बनेंगी वो छोटी ड्रॉप बनेंगी, और धीरे 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 आप इसमें एक एक बूंद गिराएंगे। शुरुआती दौर पर तो बिल्कुल स्लो प्रैक्टिकल करना, एक बूंद गिर जाए पहले उसको डिजॉल्व कर लो, फिर दूसरी बूंद गिराओ, फिर डिजॉल्व करो, फिर दूसरी बूंद गिराओ, ऐसे करके एक रीडिंग निकालने में 10 से 15 मिनट टाइम जाता है, 15 मिनट जाता है टाइम, ध्यान रखना, जल्दबाजी किए तो गलत हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, एक बूंद जब इसमें गिरा तो आप उसको डिजॉल्व कर लोगे, दूसरी ड्रॉप गिरती है फिर डिजॉल्व कर लोगे, लगभग 2 से 3 ml तक आप ऐसे ही इसे करेंगे। 3-4 ml के बाद आप थोड़ी सी टाइम इंटरवल को कम कर सकते हैं, ड्रॉप्स थोड़ा तेज भी गिरा सकते हैं, लेकिन ड्रॉप्स के साथ साथ कोनिकल फ्लास्क को आप हाथ में पकड़े रहेंगे, तेजी से उसको क्या करेंगे, रोटेट करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, जिससे सॉल्यूशन गोल गोल घूमता रहे और डिसोल्यूशन प्रॉपर होता रहे। अच्छा ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। एक समय के बाद इसमें क्या होगा, इसमें पिंक कलर आ जाएगा। कौन सा कलर आएगा, पिंक कलर। बेटा पिंक कलर आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, यानी पिंक कलर आया, आपको लगेगा यार आ गया आ गया आ गया, जैसे ही आप उसको डिजॉल्व करोगे गायब हो जाएगा। ये जादू है, हाँ जादू ही है। तो डिजॉल्व करोगे तो गायब हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत प्रोसेस में टाइम नहीं लगाना है, थक गए तो बैठ गए, कहें अब बाद में करेंगे, ऐसा अगर सोचोगे तो फिर रिजल्ट आपका नहीं आ पाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब जैसे एक लोग आपने किया, रिजल्ट आपका आया पिंक, लेकिन फिर गायब हो गया, इसका मतलब अभी आप एक्चुअल रीडिंग पर नहीं पहुंचे हैं। जब तक परमानेंट पिंक कलर ऑब्टेन ना हो जाए तब तक आप इसे आगे प्रोसीड करते जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 आप ऑक्जेलिक एसिड के सॉल्यूशन में ऐड करते जाएंगे। एक समय के बाद आप देखेंगे कि एक ऐसी वॉल्यूम होगा, एक ऐसी रीडिंग होगी जहां पर परमानेंट पिंक कलर ऑब्टेन हो जाएगा। जैसे ही परमानेंट पिंक कलर ऑब्टेन हो जाता है वैसे ही आप समझ लीजिएगा कि रिजल्ट परफेक्ट हो गया है। उस परमानेंट पिंक कलर जब ऑब्टेन होता है तो आप उसको मिक्स करके देखिए क्या कहीं वो डिजॉल्व तो नहीं हो रहा। अगर डिजॉल्व नहीं हो रहा है बिल्कुल सही है, अगर डिजॉल्व हो गया तो वो गलत है, ठीक है, इसका मतलब अभी उसमें वॉल्यूम और ऐड किया जा सकता है। अब जरा देखना, ये कहानी हो गई। अब आगे सुनना, अगले स्टेप में क्या बात आई, अगले स्टेप में ही आया कि जब आप ऐसा करेंगे तो परमानेंट पिंक कलर आपको मिलेगा। पहले बिल्कुल हल्का सा मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे जो कलर पहले आएगा शुरुआती दौर में बिल्कुल हल्का सा आएगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसे करते जाएंगे एक्सपेरिमेंट को, कलर धीरे धीरे आपको हकीकत वाला मिलता जाएगा। अब आप कहते हैं अगले स्टेप में चलते हैं, तो जब आप ऊपर जाएंगे, देखिए क्या लिखा गया, राइट द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड इन ऑब्जर्वेशन टेबल। आप देखेंगे कि ये आपकी ब्यूरिट है, इस ब्यूरिट में आप देखेंगे कि कौन सी जगह पर आपकी वैल्यू आई, 22 नंबर पर, 21 नंबर पर, 20 नंबर पर। आप
का कितना वॉल्यूम उस ऑक्जेलिक एसिड में यूज हुआ है, यानी KMnO4 का कितना वॉल्यूम ऑक्जेलिक एसिड के दौरान, टाइट्रेशन के दौरान यूज हुआ है। 10 ml यूज हुआ, 20 ml यूज हुआ, 15 ml हुआ, 16 ml हुआ, वही आपको नोट करना है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड ड्यूरिंग द टाइट्रेशन फिनोमेना इज इक्वल टू 16 ml या 22 ml, 23 ml, ये आपको नोट कर लेना है। आपने नोट कर लिया कितना ml इसमें वॉल्यूम यूज हुआ। अब देखिए अगले स्टेप में कहा गया रिपीट इट अप टू 2 सेम रीडिंग्स। अब आपको क्या करना है, इसको 2 सेम रीडिंग तक इसे रिपीट करना है। इसका मतलब एक बार जब आपका रिजल्ट आ गया, अगर एक बार रीडिंग आ गई तो रुकना नहीं है, आपको यह दोबारा करना है। यही पूरा का पूरा प्रैक्टिकल दोबारा से करना है। दोबारा से करने का मतलब ये हुआ कि फिर से सुनना, पूरा प्रैक्टिकल नहीं स्टार्ट करना। दोबारा से करने का मतलब हुआ कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप कोनिकल फ्लास्क लेंगे, फिर से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से 25 ml निकाल के कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में एक टेस्ट ट्यूब H2SO4 मिलाएंगे, हीट करेंगे 60 से 70 डिग्री सेल्सियस, फिर टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। क्या दोबारा करने पर भी रीडिंग वही आती है जो इस बार आई? अगर दोनों टाइम पे रीडिंग सेम आती है तो इसका मतलब इसी को कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग कहते हैं और यह एक परफेक्ट रीडिंग होगी। इस बात का आपको आभास हो जाना चाहिए। अगले केस में कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग यानी कि दोनों केस में आपका वॉल्यूम ये बिल्कुल एक्चुअल कलर है। शुरुआती दौर में कलर ऐसा रहेगा, बाद में कलर ऐसा हो जाएगा। ये बिल्कुल हकीकत का कलर है। एक्चुअल रीडिंग जो आएगी वो आपकी ये आएगी। यही है परमानेंट पिंक कलर। यह मैनुअल कलर है, आता है चला जाता है, लेकिन ये कलर आएगा तो जाएगा नहीं। इसी को हम परमानेंट पिंक कलर एज्यूम करते हैं। ये कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग अब हम कहते हैं कितनी आई है ये हमें मालूम होना चाहिए। मान लीजिए कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग हमारी 16 ml आ गई। ठीक है, कितनी आ गई? 16 ml मान लो इसकी रीडिंग आ गई। इस प्रकार से हम समझ लेते हैं कि 16 आएगी, 20 आएगी, कुछ भी आ सकती है, जो आपका रिजल्ट होगा। हम कहते हैं यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैनुअल है, ये परमानेंट पिंक कलर है। जैसे आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे तो ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या लिखते हैं, आपकी इनिशियल, जैसे आप लिखोगे पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 रीडिंग आपने लिखी। पहले आपने कहा कि 0 ml से आपने शुरू किया ब्यूरेट को, फाइनल रीडिंग आपकी मान लो 16 ml पर आ गई। हमने कहा कि दूसरी केस में क्या हुआ, फिर हमने ब्यूरेट को भर दिया, फुल किया, 0 ml से फिर स्टार्ट किया और हम दूसरी केस में 15.8 ml ऑब्टेन किए। तो क्या ये दोनों रीडिंग सेम हुई? नहीं सेम हुई। इसका मतलब दूसरी रीडिंग भी अगर 16 ml आ गई होती तो सही था, दूसरी 16 ml नहीं आई। हम कहते हैं यह रिपीटिशन तब तक होगा जब तक कि 16 ml ऑब्टेन ना हो जा सके। तो हम कहते हैं फिर 0 ml यानी कि ब्यूरेट को फिर से दोबारा फिल कर लेंगे और अगले केस में हम ये पाएंगे कि क्या यहां पर दोबारा से तीसरी बार में 16 ml रीडिंग आ गई। अगर तीसरी बार 16 ml रीडिंग आ गई तो इसका मतलब इस केस में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, हम पढ़ते हैं कि इस केस की कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग कितनी हो गई? इस केस की कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग बेटा हो गई हमारी 16 ml, यानी कि 16 ml वॉल्यूम हमारा यहां पर आ गया। अब यही तो हमें चाहिए था कि वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड इन द फिनोमेना ऑफ टाइट्रेशन इज इक्वल टू 16 ml। वी हैव ऑब्टेन्ड 16 ml ऑफ KMnO4 यूज्ड इन द टाइट्रेशन प्रोसेस। देन वी हैव टू डू कैलकुलेशन। अब हमें बेटा ये देखना है कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। ये तो एक कहानी थी, ये समझ में आ गई। अगली केस में आया कैलकुलेशन पर आते हैं। तो कैलकुलेशन में पढ़ते हैं मोलरिटी ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। ठीक है, यहां लिखा गया कि M1 का मतलब क्या होता है? M1 का मतलब होता है मोलरिटी ऑफ KMnO4, जो हमें निकालना है। हमें KMnO4 की मोलरिटी नहीं दी गई है। M2 का मतलब है मोलरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड की मोलरिटी M/25 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो उसकी मोलरिटी कितनी दी है? 1/25 मोलर। कहते हैं V1 मतलब वॉल्यूम ऑफ KMnO4। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 हम ऑब्टेन कर चुके हैं बच्चे। हमें क्या मिला? वॉल्यूम ऑफ KMnO4 हमें मिल चुका है 16 ml वॉल्यूम हमें मिल चुका है। टाइट्रेशन के दौरान हमने ये ऑब्टेन कर लिया है। V2 की वैल्यू कितनी है? 25 ml, यानी कि 25 ml हम इसे भी जान चुके हैं। अब आप क्या करेंगे? अब बस आप रूल लगाएंगे और आंसर पा जाएंगे। N1 और N2 नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताया गया। जब आप यहां से M1 की बात करते हैं
इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद आप यह ऑब्टेन कर लेंगे। N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट वाले का, N2 मतलब नंबर ऑफ मोल सेकंड वाले का, यहां पर 1 और 10 का और 2 और 5 ऑक्जेलिक और मोर में यही रेशियो लेकर के चलना होता है। एक में 1 और 10 रहता है, एक में 2 5 हो जाता है। अब इसको हमें कंसीडर करना है तो दोनों की रीडिंग एक दूसरे के डबल में रहती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हम इसको N1 और N2 की वैल्यू कहां से ऑब्टेन करोगे? इसकी थियरी से, इसके रिएक्शन से। आप M1 जब इसे सॉल्व करोगे तो M1 की वैल्यू 1/40 मोल पर लीटर आएगी। हमेशा ध्यान रखें, ये एक शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए। वो क्या? ऑक्जेलिक एसिड जिस मोलरिटी का होता है, यानी जिस मोलरिटी का ऑक्जेलिक एसिड आपको दिया जाता है उसका डबल मोलरिटी का KMnO4 हमेशा दिया जाता है। डबल रहेगा या डबल से थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो देखिए M/25 का दिया गया था तो M/50 का हमें क्या होगा? KMnO4 देना चाहिए था। हमने आपको इस केस में M/40 का KMnO4 दिया था। तो रीडिंग क्या आई? 16 ml रख करके जब आप इस फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? M1 की वैल्यू 1/40 मिल जाएगी, यानी कि 1/40 मोल पर लीटर आप ऑब्टेन कर ले जाएंगे, ठीक है। N1 और N2 की वैल्यू अगर आप 1 5 2 10 का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पर रखते हैं। अगली केस में आपको बताया गया स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4। मोलरिटी तो निकल गई, लेकिन स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि इस KMnO4 का स्ट्रेंथ क्या होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि हम पोटेशियम परमैंगनेट की स्ट्रेंथ को कैसे जज कर पाएंगे? तो हम कहते हैं जब हम पोटेशियम परमैंगनेट की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ KMnO4। ये ध्यान रखना है कि मोलरिटी का हम ट्रीटमेंट किससे करते हैं? मोलरिटी इंटू, मोलरिटी का मतलब हुआ मोलरिटी किसकी? 1/25 ऑक्जेलिक एसिड की। मोलर मास किसका? KMnO4 का। यही लोग गलत करते हैं, KMnO4 के मोलर मास की जगह ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास लिख देते हैं, जिसकी वजह से गलत हो जाता है। तो KMnO4 का मोलर मास कितना हो गया बेटा? 158। जब इसे सॉल्व किया तो कितना आंसर आया? 3.95 ग्राम पर लीटर। यहां ग्राम होगा बेटा, मोल लिखा है, इसको ध्यान दे देना, ठीक है। यहां ग्राम होगा तो 3.95 ग्राम पर लीटर, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस केस का। अब हम इससे थोड़ा और आगे चलते हैं और अगली बात देखते हैं। अगली बात देखना क्या है? M/40 हो या 1/40 हो, इसका मतलब रिजल्ट हमें क्या मिल गया? 0.025। यह मोलरिटी KMnO4 सॉल्यूशन की ऑब्टेन हो गई है। अगले स्टेप में बताया गया स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज 3.95 ग्राम पर लीटर। अगले स्टेप में प्रिकॉशंस आती हैं। प्रिकॉशंस में सावधानियां क्या बरतनी है? परफॉर्म टाइट्रेशन प्रॉपरली, यानी कि टाइट्रेशन बहुत ही प्रॉपर ढंग से करनी है। अगर आप जरा सा भी लापरवाही किए, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाए, इस तरह की कोई केस हुई तो रिजल्ट आपका गड़बड़ हो जाएगा। दूसरे केस में यह भी बताया गया मेजर द सॉल्यूशन एक्यूरेटली, यानी कि अगर 25 ml है तो 25 ही मेजर करना बेटा, उससे ज्यादा मेजर नहीं करना या कम भी नहीं करना। डोंट अलाउ एयर बबल्स टू रिमेन इनसाइड। एयर बबल्स कभी भी उसके अंदर ना पाए जाएं, इसका ध्यान रखना है। कोई भी अगर एयर बबल उसमें प्रेजेंट होगा तो रीडिंग आपकी वेरी कर जाएगी, रिजल्ट कभी नहीं आएगा। टाइट्रेशन वैसे भी टफ प्रैक्टिकल्स में से आता है, लेकिन जिस माध्यम से हमने आपको समझाया है, अगर आप कंसंट्रेट होकर के पूरी वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो रत्ती भर समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे और बेटर आपको क्या समझाया जा सकता है। हर एक छोटी छोटी बातों को हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम एपरेटस से रूबरू नहीं है, हम एपरेटस देखेंगे तो हमें और अच्छा समझ में आएगा, हम एपरेटस के माध्यम से और अच्छा कर पाएंगे। तो उसका भी निदान हो चुका है। उस व्यवस्था के बारे में भी बातचीत हम लोग कर लिए थे शुरुआत में ही, लेकिन जो लोग फिर से समझना चाहते हैं उन्हें हम बताना चाहते हैं कि आने वाली एक क्लास यानी कि कल की वीडियो में हम अपलोड करेंगे कि हम एपरेटस की मदद से यह एक्सपेरिमेंट कैसे सॉल्व करते हैं। यानी कि एपरेटस की मदद से हम एक्सपेरिमेंट करके भी आपको दिखाएंगे एक छोटे से शॉर्ट वीडियो के दौरान। आप उसे देखना ना भूलें। लेकिन अभी तो जब आप ये पढ़े रहेंगे, ये समझे रहेंगे, प्रोसेस मालूम होगी, तभी उस शॉर्ट वीडियो में आप एपरेटस की मदद से होने वाले इस टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट को आसानी से समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। और बाकी तो सब ठीक ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मिलेंगे तो क्या बातचीत करेंगे उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। यानी कि आज की क्लास समाप्त होने वाली है
और जब अगली क्लास में हम आप फिर से मिलेंगे, यानी कि कल की सुबह हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे, जहां पर हमारी होगी आपसे चर्चा कि टाइट्रेशन एपरेटस से कैसे संपूर्ण हो पाएगा। यानी कि इस टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट को अगली क्लास में कल की सुबह में हम लोग सभी लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।